हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन है एमएससीईटी का, वो चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है एंड ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 का क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रांजिस्टर के थोड़े एक आध सम्स किए होंगे, फॉर्मूलाज मालूम होगा तो इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, और याद रखिएगा कि ये सम सॉल्व करने के बाद मैं कुछ गाइडेंस देता हूँ, मतलब एक तरह का थोड़ा सा टिप्स देता हूँ, जैसे कि अगर आप उसको फॉलो करें तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो सम सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा आपको, सुनना मत भूलिएगा। तो ये क्वेश्चन है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, द सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज 4 वोल्ट। अब कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का बेसिक, देखिए बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम बेसिक का है। ये आपका बेस है, ये आपका एमिटर, ये आपका कलेक्टर। VBE कॉमन एमिटर है ये, इसीलिए ऐसा दिखाया गया है। ये आपका VC है, ये आप बोल सकते हैं आई, दिस इज योर IC करंट, इधर आपका IE करंट, इधर आपका IB करंट, IB। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है डायग्राम ना समझ में, सिर्फ आपको बनाए समझाने के लिए बनाया, ऐसा एग्जाम में कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझाता हूँ मैं आपको ना, इसीलिए तो मैंने सोचा और समझा देते हैं। तो कैसा है, आपका कॉमन एमिटर है, कलेक्टर है, बेस है। अब इसमें क्या बोला है, द सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर। आपका जो कलेक्टर वाला रीजन होता है वो आपका आउटपुट रीजन होता है, याद रखिएगा। और आपका जो बेस एमिटर वाला पार्ट होता है ना, वो आपका इनपुट वाला पार्ट होता है। दिस इज इनपुट बेस एमिटर, और एमिटर कलेक्टर वाला पार्ट जो होता है वो आपका आउटपुट होता है। तो इसमें बोला है कि द सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस, मतलब ये आउटपुट की बात करें, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट। तो आउटपुट के लिए उन लोगों ने बोला है कलेक्टर रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि RC, चलो RC ले लेते हैं, कलेक्टर रेजिस्टेंस। उसको लोड भी कई लोग बोलते हैं, RL बोलते हैं, मतलब चलो RC लेके चलो, सिंपल समझने में आसानी होगी इसीलिए। 4 वोल्ट्स, सॉरी रेजिस्टेंस इज 2 किलो, व्हिच इज 2 × 10⁻³ ohms। अच्छा, उसका वोल्टेज भी दिया, सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस, तो उसको हम लोग आउटपुट ही बोलेंगे, दैट इज आउटपुट व्हिच इज 4 वोल्ट्स। कलेक्टर वाला जो होगा वो आउटपुट रहेगा 4 वोल्ट्स का। इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर 100, इसको मैं आपको समझा दूं, आपको बेस रेजिस्टेंस पे बेस RB की बात हो रही है, बेस रेजिस्टेंस RB कितना दिया हो गया आपका 1 किलो, व्हिच इज 1 × 10⁻³ ohm। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज VI, इनपुट सिग्नल वोल्टेज पूछा है, यहाँ पे कितना होगा इनपुट, यहाँ से इनपुट आता है, ठीक है ना, यहाँ से जो इनपुट आता है ना VI वो पूछा। तो बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। आपको सिर्फ आउटपुट और इनपुट के लिए फॉर्मूला, वोल्टेज का फॉर्मूला यूज करने का है कि V = IR। चलिए मैं यूज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसा रहेगा। इनपुट का फॉर्मूला आपका इसके हिसाब से, बेस के हिसाब से, तो आप बोल सकते हैं कि करंट, बेस करंट इनटू द बेस रेजिस्टेंस, और आउटपुट वोल्टेज को आप बोल सकते हैं कलेक्टर करंट इनटू द कलेक्टर रेजिस्टेंस, IR, बेसिक फॉर्मूला। तो VI/VO इज इक्वल टू IB/RB अपॉन IC/RC। अब देखिए आपके पास RB और RC है, और आपके पास VO भी, आउटपुट भी, आपको इनपुट चाहिए, लेकिन ये नहीं है, करंट नहीं दिया, बेस करंट और कलेक्टर करंट नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर दिया ना। व्हाट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, आप जानते होंगे, ऐसा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। क्या होता है ना करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये जो एमिटर एमिटर हम जानते हैं कि मॉडरेटली डोपिंग रहता है। आपका जो बेस रहता है, दैट इज लाइटली डोप्ड, डोपिंग उसमें बहुत कम रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल पे ज्यादा जनरेट नहीं हो पाता है। और आपका कलेक्टर जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है। तो जब यहाँ से करंट जब एमिटर से बेस में जाता है, तो सिंस बेस करंट बहुत लाइटली डोप्ड है, तो वो क्या करता है कि वो बेस से सीधा कलेक्टर में चला जाता है। बेस करंट हार्डली कुछ 5% ही होता है, 5%। Majority of the charges move into the collector region. They move into the collector region. Base region में बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि कलेक्टर कंपेयर टू बेस का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्प्लीफाई हो गया, इनपुट करंट बहुत कम है, लेकिन कलेक्टर जो आउटपुट करंट है बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो
आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि इट कैन वर्क एज एन एम्पलीफायर। दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ एन एम्पलीफायर। तो आपका जो कलेक्ट आपका ये जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को जनरली बीटा से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला IC/IB। जनरली आपका IC अराउंड 95% होता है जनरली, और IB आपका 5% होता है ऑफ द एमिटर करंट। तो ये बीटा ये बताता है कि कंपेयर टू द बेस करंट IC उससे कितना टाइम ज्यादा है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 100 है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जो करंट कलेक्टर करंट है वो बेस करंट का 100 टाइम ज्यादा है। होता भी है, होता ही है, तभी तो वो एम्पलीफायर का काम करेगा। तो काम कैसे करेगा एम्पलीफायर का? ठीक है, चलो वो तो चलो बेस थियोरी पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा चलो समझा दो। अब ये पार्ट हमको दिया 100। अब मेरे पास जो IB/IC है, जबकि बीटा का जो फॉर्मूला IC/IB तो 100 ऊपर नहीं लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा VI/VO इज इक्वल टू RB का, अच्छा VO का वैल्यू लिख देता हूँ 4, RB का वैल्यू है 1 × 10⁻³ और इसका रेशियो नीचे लिखेंगे क्योंकि इन्वर्ट उल्टा है ये 100, और RC का वैल्यू है 2 × 10⁻³ तो देखिए ये दोनों कट गया, 4 को ऊपर ले जाते हैं। VI इज इक्वल टू 4/100 × 2, 2 × 10⁻⁻² वोल्ट्स। अब प्रॉब्लम है कि उन्होंने आंसर मिली वोल्ट में दिए, ठीक है ना। अगर आपको वोल्ट को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻³ कर देने का, 2 × 10⁻⁻² × 10⁻³ कर देंगे तो मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 - 2 1 होता है, तो 20 मिली वोल्ट। बस हो गया भाई, द आंसर इज डी। लोग जनरली ना सेमीकंडक्टर में लोग न्यूमेरिकल्स करते नहीं, पता नहीं क्यों। लोग बोलते नहीं करो, नहीं आएगा। इजी रहता है यार, बहुत इजी रहता है। मतलब लॉजिक गेट्स तो ठीक है, वहां तो लोग करते होंगे, टेबल वेबल करना है, लेकिन ट्रांजिस्टर, ये एमिटर, कॉमन एमिटर, ये सब के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बड़ी इजी रहते हैं। तो भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, है कि नहीं? ओके, तो ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जैसे कि मैंने बोला कि मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ कि किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट यही रहता है कि MCQ या एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो एक 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि वो 3 घंटे का या 5 घंटे का ये T20 वो नहीं है। मतलब इसे लॉन्ग टर्म है। इसको जो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस करेगा, शॉर्ट टर्म नहीं कि लास्ट का 1 महीना 2 महीना पर, नहीं, तैयारी लंबी होनी चाहिए, 1 साल या 1.5 साल या 2 व्हाटएवर। वो उस हिसाब से अगर कोई अगर तैयारी करता है तो मैं विश्वास दिलाता आपको आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आएगा। इसमें मेरे हिसाब से कुछ 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो करने चाहिए। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक। आपको बड़े दिल से और विद पैशन आपको एक फॉर्मूला बुक बनाना चाहिए खुद का। देखिए मार्केट में अवेलेबल होगा, आपको क्लासेस में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, सब ठीक है, लेकिन आपको खुद बनाने का, उसका हेल्प ले सकते हैं लेकिन लिखने का खुद एक बुक लेने का, जैसे जैसे पढ़ाया जाए फॉर्मूला बुक बना लिखते रहने का, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब बनाने का, डिटेल में ये सिंबल क्या डिनोट करता है वो सब भी लिखने का। उसने का याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहता बाद में, और उसमें कुछ कांस्टेंट उसका वैल्यूज भी लिखने का। देखिए इसका फायदा क्या होता है, तो आप जब लिखते हैं ना तो आपको याद नहीं करना पड़ता क्योंकि आपने खुद लिखा है, अपने आप वो दिमाग में सेट हो जाता है। और दूसरा क्या होगा ना, ये बुक आपको समझ में आएगा। कि बाहर का थर्ड पार्टी का बुक होता है ना, किसी ने और ने मैंने आपने देखा, तो आपको लर्न करना पड़ता है, जल्दी समझ में आता नहीं है, उनका सिंबल समझोगे, बड़ा टेंशन वाला काम है। ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये आप जब बनाएंगे ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा यही आपका मेन बुक होगा। आपके एग्जाम के 1 दिन पहले यही काम करेगा और कुछ काम नहीं आएगा उस दिन। ये आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड काम आएगा। और इसको यूज़ भी करने का थ्रू आउट ये जो पूरा आपके जर्नी में कैसे यूज़ करने का, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इसको ओपन करिए और फॉर्मूला को बार बार देखते रहिए। जब भी आप ट्रैवलिंग करें, फ्री है, तो सिर्फ फॉर्मूला पेज टर्न करते रहने का, देखते रहने का, बस इतना करिए। लर्न करने की कोई जरूरत है, अपने आप यहाँ सेट हो जाएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे सेटल हो जाएगा ना आपका दिमाग में, आप देखिए आपको कैसे MCQ आपका सॉल्व होता है। ये फॉर्मूला सब सेट होना चाहिए। लर्न, अभी जो रटते हैं ना बेसिकली, उनसे वो तरीका एकदम गलत है। ये फॉर्मूला धीरे धीरे दिमाग में सेट होना चाहिए, उसको लिए बार बार उसको देखते रहो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला बुक। दूसरा है
रेफरेंस बुक, दो अच्छा सा रेफरेंस बुक लेने का, और जब भी कोई टॉपिक चैप्टर आपको सिखा दिया गया आपके टीचर ने, आपको खुद सॉल्व करने का, एमसीक्यूज बुक लेके फॉर्मूला बुक सामने, एमसीक्यू खुद सॉल्व करने का। मेरी बात अभी मैं हर बार बोलता हूँ, आवाज़ बोल रहा हूँ, टीचर के भरोसे नहीं रहने का। एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, कोई टीचर नहीं ये स्किल सिखा सकता, खुद सीखना पड़ेगा। टीचर आपको कंसेप्ट सिखा सकता है, टीचर आपका क्लैरिटी कर सकता है, जो भी टॉपिक है उसको एकदम फंडामेंटल एकदम क्लियर कर सकता है, अच्छी तरह सिखा सकता है, वो सब टीचर कर सकता है। लेकिन जिस समय आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे हैं तब टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता। तब जो भी टीचर ने सिखाया वो नॉलेज लेके, फॉर्मूला बुक लेके आपको खुद उसको करना पड़ेगा, अप्लाई। ये स्किल लगता है, और ये स्किल एक दिन, 2 दिन, 1 महीने में डेवलप नहीं होता, इसमें टाइम जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये 5 डे टेस्ट मैच है, न कि 5 आवर्स का T20 है। पेशेंस रखिए, लगे रहिए, स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक ऐसा टाइम आएगा ना, अगर आप सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपका जिस दिन ये अनलॉक हो जाएगा ना आपका स्किल, और उसके बाद आप क्वेश्चन देख के ओरली सॉल्व करेंगे। ओरली, कैन यू बिलीव, ये भी टाइम आता है, लेकिन मैंने कहा ना 1-2 महीने में नहीं आएगा, टाइम लगेगा। तो ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है PYQs देखने का, इसलिए जो मैं PYQs लाता हूँ अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, ट्रेंड पता चलता है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्लस आप एक और काम कर सकते हैं। अभी आपको टॉपिक जो मैं लिखा रहता हूँ आपने आप पॉज कर, क्वेश्चन पॉज करके देखिए कि आपसे खुद सॉल्व होता है क्या। ओरली सोचने का, ऐसा लिखने ओरली, बैठे कहीं भी, ट्रैवलिंग में भी आप देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो सोचने का, फिर चेक करने का आपने जो सोचा सही है कि नहीं। अगर सेम है तो वेरी गुड, मतलब आपका अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन, नहीं तो समझ देने का भी क्या है, तो ये चीज़ याद रख सकते हैं अब आगे चल के। ये फायदा आपका PYQs का। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट इज टेस्ट। हफ्ते में 2 टेस्ट होना चाहिए भाई। एक टेस्ट होना चाहिए जो आपने पूरे वीक में PCM का जो आपने जो भी प्रैक्टिस किया ना, जो कि आपका रोज प्रैक्टिस होना चाहिए। PCM, अगर आप PCM के तो रोज होना चाहिए। आप एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक नहीं कर सकते, आपको दिन में तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहने का। तो पूरे वीक में जो भी आपने PCM का प्रैक्टिस किया उसका एक टेस्ट आपको लेना चाहिए। अगर हो सके तो अपना कस्टमाइज टेस्ट ऐप पे होता है, ऑनलाइन मिलता है, बहुत जगह से आप कर सकते हैं। और दूसरा टेस्ट होंगे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना आपका हुआ वो भी होना चाहिए। वैसे हर हफ्ते होना चाहिए, तो आपका स्टार्टिंग से अभी तक का भी होता रहेगा प्रैक्टिस, बुरा ना भूलेगा नहीं, और इस समय का ये वीक का चल रहा है वो भी होता रहेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताइए मुझे, कितना अच्छा तरीका है। ये आप 4 चीज़ करके देखिए, आपको टीचर सिर्फ स्टार्टिंग में लगेगा सिखाने के लिए, उसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसा आपका ग्राफ बढ़ेगा ना इम्प्रूवमेंट का, और परसेंटाइल आपका जो 95, 96, 92 की तरफ आपका ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप करके तो देखिए, फिर आप याद रखेंगे, ठीक है ना। बस मैं आपके लिए देखिए PYQ ला रहा हूँ, अलग अलग मेरा प्लेलिस्ट है, CET है, JEE मेंस है, नीट एडवांस है, सब देखने का ना। अपने को नॉलेज, आजकल नॉलेज लेना कोई गलत बात नहीं है, कहीं से मैं एडवांस कैसे आप देखिए, तो हो सकता है एडवांस देखने बाद आपको लगेगा एडवांस भी मैं कर सकता हूँ, शायद आपका मन बदल जाए, है कि नहीं। बस देखते रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत